वेलकम टू जी केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक इंटरमीडिएट। जैसे कि हम इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में स्कोर करते हैं, वैसे ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। इसमें भी हम अच्छा स्कोर करेंगे फॉर CSIR नेट एंड IIT गेट और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट से, शुरू से समझते हुए चलेंगे। इंटरमीडिएट्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कार्बन आयन। सेकेंड नंबर पे पढ़ेंगे कार्बोकैटायन। थर्ड नंबर पढ़ेंगे फ्री रेडिकल। और फोर्थ पढ़ेंगे कार्बीन। और फिफ्थ नंबर पढ़ेंगे नाइट्रोजन। सिक्स वन बेंजाइन। सातवें नंबर पर हम पढ़ेंगे इलिट। इलिट्स हमारी जो है कोई भी हाइड्रो आइटम की हो सकती है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस एंड सल्फर एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कार्बन आयंस। क्या होते हैं कार्बन आयंस? कार्बन आयन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होती है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे मान लो हम कार्बन एक मेथेन सबसे पहले लेते हैं। कार्बन का कंपाउंड CH4 में क्या है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो हमेशा सभी को पता होता है कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है। यहाँ हमने कार्बन के साथ हाइड्रोजन को अटैच किया है। कोई और ग्रुप भी लग सकता है, कोई और ग्रुप या एलिमेंट, लेकिन कार्बन हमेशा 4 वैलेंसी में स्टेबल होता है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं। ये CH4, इसमें 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसमें कार्बन आयन बनता कैसे? ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है। हेटेरोलिटिक मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि ये जो बॉन्ड बना है 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से बना, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन के ऊपर रह जाएं तो कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। एक प्रोटॉन बन के निकल जाएगा, जैसे CH और इसकी इस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, प्लस हाइड्रोजन पे आके पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन आयन है। और कार्बन आयन में नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन में? 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन आयन है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो 1 2 3 बॉन्ड है। तो इसमें 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 एक बंद जो होगा, एक जो होगा एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे 6 बॉन्डिंग, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए बॉन्डिंग प्लस 2 नॉन बॉन्डिंग। कार्बन आयन जैसे हमने देखा, कार्बन आयन में टोटल ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करता है, क्योंकि ऑक्टेट रूल क्या होता है, बैलेंस सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है कार्बन आयन। और कार्बन आयन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp2 और sp3 दोनों हो सकते हैं। जैसे sp3 कब होगा और sp2 कब होगा, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। अब हाइब्रिडेशन हम पढ़ेंगे sp3 कब होगा और sp2 कब होगा। sp3 sp2 sp3 यदि ये नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये किसी
दूसरे एटम के साथ डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, एक ही एटम पे प्रेजेंट है जो कार्बन है, एक ही एटम पे अगर ये प्रेजेंट है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो हाइब्रिडेशन होगा sp3 मैक्सिमम केस में। और ये अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है दूसरे एटम के साथ तो ये होगा sp2। फॉर एग्जांपल ये CH4 है, मान लीजिए इसको लेते हैं CH3 नेगेटिव चार्ज, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। निकालते कैसे हाइब्रिडेशन? हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अगर ये जो लोकलाइज्ड है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पे प्रेजेंट है नॉन बॉन्डिंग तो ये लोकलाइज्ड होगा, डीलोकलाइज्ड नहीं होगा, तो इसको भी हम काउंट करेंगे। उसी के हिसाब से हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे। 1 2 3 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं हाइब्रिडेशन निकालने का मैं फॉर्मूला बता दूं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जैसे ये CH3 है, CH3 नेगेटिव, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और एक लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है 1 2 3 एंड 4। इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा। सेफ की अगर हम बात करें sp3 की शेप क्या होगी? ज्योमेट्री तो होगी टेट्राहेड्रल sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। जैसे क्योंकि हाइब्रिडेशन अगर sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन अगर शेप देखें तो शेप में जो है इसका लॉन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट को नहीं, उसको काउंट नहीं करते हैं। इसका शेप कैसा होगा? पिरामिडल, लाइक टू जैसे कि अमोनिया का होता है, जस्ट लाइक अमोनिया। इसे अमोनिया कैसा होता है? पिरामिडल। इसके पास भी एक होता है नॉन बॉन्ड लॉन पेयर, तो इसका शेप भी होता है पिरामिडल। तो कार्बन आयन sp3 पिरामिडल शेप को शो करता है, और sp2 की अगर हम बात करें sp2 का होगा। फॉर एग्जांपल ये अपना CH3 कार्बन, अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन निकाल दूँ तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ डीलोकलाइज हो रहा है। जैसे मान लो वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस पी ऑर्बिटल में है और ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, तो ये जो पाई बॉन्ड बना है ये इसके साथ डीलोकलाइजेशन में है। जब डीलोकलाइजेशन में है तो ये हाइब्रिडेशन का काउंट नहीं किया जाएगा। जब काउंट नहीं किया जाएगा तो इसका एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकता है, क्योंकि इसके साथ डीलोकलाइज हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन को। ये ऐसे ही इन्होंने जैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर डालेगा इसके पी ऑर्बिटल में, तो इस पी ऑर्बिटल में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो हालांकि इस तरीके से रिजोनेंस में रहेगा, तो ये हाइब्रिडेशन में पार्ट नहीं लेगा। इसका हाइब्रिडेशन नंबर ऑफ क्या बोले थे हम? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लीजिए हमने बेंजीन ले लिया
और ये सब हाइड्रोजन लगे होंगे। अगर मैं यहाँ से प्रोटॉन को निकाल दूँ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा पी ऑर्बिटल में बेंजीन के। इस ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन आ गए बेंजीन के इस ऑर्बिटल में। तो अब ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन पर लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज नहीं है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 और ये 3 sp2 हाइब्रिडेशन sp2 बेंजीन का। इसके साथ डीलोकलाइज में नहीं है क्योंकि बेंजीन के अगर हम देखें पी ऑर्बिटल इस तरीके से, ये कोई पी ऑर्बिटल होगा, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल कार्बन का और ये पी ऑर्बिटल इस तरह से। ये सिग्मा बॉन्ड तो ऑलरेडी बना है। पाई बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड का जो डीलोकलाइजेशन होगा वो इस तरह से पी ऑर्बिटल में होगा। सारे ऑर्बिटल जो है इसके पैरेलल हैं, तो इसका तो डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है इसका डीलोकलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है इस ऑर्बिटल पे। ये आपको दिख रहा होगा, ये इसके परपेंडिकुलर और जो बाकी ऑर्बिटल्स हैं वो पैरेलल है, तो इसका डीलोकलाइजेशन आसानी से होगा, इसका नहीं होगा। तो इसको हम हाइब्रिडेशन में काउंट करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा 3, स्टेरिक नंबर 3 और स्टेरिक नंबर 3 होता है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं 5 मेंबर रिंग काउंट करूं, ये कार्बन, इस पर लगे 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ करा दूं, जब बेस के साथ में इसकी रिएक्शन कराऊंगा, बेस का क्या काम होता है, बेस का काम होता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये प्रोटॉन लेगा यहाँ से, तो इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये अपना हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज। अब ये सिस्टम कैसा है, अब सिस्टम ये एरोमेटिक हो गया क्योंकि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो हकल रूल को फॉलो कर रहा है, हकल रूल को फॉलो करेगा, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6, तो ये हो गया एरोमेटिक। एरोमेटिक कम और ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये कार्बन है और ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर हम इसका हाइब्रिडेशन निकालें 1 2 और 3, इसका भी होगा sp2। ये जो नंबर ऑफ ये नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पर नहीं है, ये इसके साथ डीलोकलाइजेशन में है। जैसे अगर इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं इस तरह से, ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम, इस कार्बन में मानो ये अपना हाइड्रोजन लगा, नेगेटिव चार्ज इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड ऑलरेडी इस ऑर्बिटल से बनी है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि ये पैरेलल है तो इसके साथ डीलोकलाइजेशन में जा सकता है, जाएगा। इसीलिए सिस्टम जो होता है और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, एरोमेटिक हो जाएगा। तो दिस कार्बन आयन इज sp2। शेप की बात कर रहे थे हम, कार्बन आयन की शेप पिरामिडल कब होगी और दूसरी होती है ट्राइगोनल प्लेनर। पिरामिडल तो हमने देख लिया कि अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो उसकी शेप होगी पिरामिडल और sp2 है तो प्लेनर। इसको प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कंपाउंड लूँ, इसको मान लो मैंने R ग्रुप लगा दिया और या कोई कार्बोनिल ग्रुप, ये R, इसको R1, इसको R2 मान लेते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ करा दूँ, बेस
ये इसका काम क्या है, प्रोटॉन को, मोर एसिडिक प्रोटॉन को निकालना। ये मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा, ये वाला, इस प्रोटॉन को निकालेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज यहाँ आने का मतलब है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बोनिल के साथ जो कार्बोनिल ग्रुप लगा है उसके साथ डीलोकलाइजेशन में है। जैसे ये आएगा अपना नेगेटिव चार्ज R1 और R2, ये कोई भी ग्रुप या आइटम हो सकते हैं, इसके साथ ये डीलोकलाइजेशन में कार्बोनिल ग्रुप के साथ। जैसे ये डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज R1 R2, तो इसकी जो शेप होगी वो प्लेनर होगी, क्योंकि sp2 कार्बन है, ये कार्बन दोनों कार्बन क्या है, sp2। अब sp2 है तो ये प्लेनर है। जब प्लेनर है, अगर हम इसको कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दें, इलेक्ट्रोफाइल, जब सिस्टम हमारा प्लेनर है तो इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो उसकी दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, वो ऊपर से भी आ सकता है अबव द प्लेन, और नीचे से भी आ सकता है बिलो द प्लेन, क्योंकि सिस्टम हमारा कैसा है, प्लेनर। जब ऊपर से आएगा तो क्या हमारा कंपाउंड बनेगा, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस इधर आए और ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करे। तो एक बार हम इसको दिखा सकते हैं अबव द प्लेन, मान लो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल अबव द प्लेन आ गया, R2 हमारा इधर चला गया। एक ये पॉसिबिलिटी 50-50% हमारा दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा आएगा अबव द प्लेन, दूसरी बार हो सकता है ये बिलो द प्लेन आ जाए। जैसे सॉरी, इसको हम बनाएंगे बिलो द प्लेन क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है, और ये सिस्टम, अब ये कार्बन क्या हुआ, sp3, जब ये sp3 हो गया तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। जब टेट्राहेड्रल होगा तो इसमें कार्बन दो बॉन्ड प्लेन में रहेंगे और दो बॉन्ड प्लेन से बाहर, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। जैसे अब दूसरा कंपाउंड क्या बन सकता है, ये ऑक्सीजन। मान लो हमारा इलेक्ट्रोफाइल इस बार बिलो द प्लेन आ गया, तो दो पॉसिबिलिटी, एक बार हमारा इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, बिलो द प्लेन, यानी कि प्लेन के, मान लो अगर ये पूरा सिस्टम बोर्ड में है तो ये बोर्ड के बैक साइड में होगा और ये बोर्ड के अप साइड में होगा, यानी कि प्लेन से बाहर होंगे दोनों इलेक्ट्रोफाइल, एक बार प्लेन के अंदर और एक बार प्लेन से बाहर। तो हमें ये जो प्रोडक्ट मिला इसकी ज्योमेट्री थी प्लेनर, शेप प्लेनर, क्योंकि कार्बन आयन जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था हमारा, जो नेगेटिव चार्ज था इस कार्बन पे, वो ऑक्सीजन के साथ डीलोकलाइजेशन में था, तो सिस्टम कैसा हुआ, प्लेनर हुआ। तो हमें पॉसिबिलिटी बनती है इलेक्ट्रोफाइल दो तरीके से अटैक कर सकता है, एक तो अबव द प्लेन अटैक कर सकता है, बिलो द प्लेन। जब अबव द प्लेन अटैक किया तो हमारा प्रोडक्ट बना ये, बिलो द प्लेन अटैक किया 50% अबव द प्लेन, 50% अबव द प्लेन। तो हमें जो कार्बन है हमारा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट है, तो हमें ये इनांशियोमेरिक पेयर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इनांशियोमेर। ये हमारा मिला इनांशियोमेरिक पेयर, दो प्रोडक्ट, 50% ये बनेगा और 50% ये बन सकता है। कार्बन आयन जो हमारा ब्रिज हेड पोजीशन पे भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कार्बन आयन का हाइब्रिडेशन अगर वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा नेगेटिव चार्ज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो हमारा कार्बन आयन ब्रिज हेड पोजीशन पे भी पॉसिबल है। जैसे एक सिस्टम कंपाउंड हमने लिया, ये
इसमें प्रत्येक कार्बन, एवरी कार्बन जो sp3 हाइब्रिड है, तो ये कार्बन sp3 है। अगर मैं यहाँ से प्रोटॉन निकाल दूँ तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे, क्योंकि हमारा sp3 कार्बन है। अगर sp3 है तो इसमें दो बॉन्ड जो होंगे प्लेन में होंगे और एक बॉन्ड प्लेन से बाहर। मान लीजिए हमने ये प्लेन के बाहर मान लिया ये बॉन्ड अबव द प्लेन, ठीक, और इसको हमने मान लिया बिलो द प्लेन। अब जैसे ही हमने यहाँ से प्रोटॉन निकाला किसी बेस से रिएक्शन करा के, तो इस ऑर्बिटल में आ गया नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में रह गए। तो कार्बन आयन ब्रिज हेड पोजीशन पर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये हमारा sp3 कार्बन है। जब sp3 कार्बन है तो जो रिंग है, रिंग तो छोटा है, मतलब एक्सपेंशन कार्बोकैटायन हमारा पॉसिबल नहीं होगा यहाँ, क्योंकि कार्बोकैटायन का जो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है sp2, और जब sp2 होगा तो सिस्टम क्या होगा, प्लेनर। तो सिस्टम प्लेनर होगा तो रिंग स्मॉल रिंग होने की वजह से रिंग में स्ट्रेन आ जाएगा। रिंग में स्ट्रेन आ जाएगा, रिंग स्टेबल नहीं होगा। और यहाँ कार्बन आयन है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp3। जब sp3 है, रिंग स्मॉल होने के बावजूद भी क्या है, सिस्टम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि sp3 कार्बन है तो इसका जो हमारा ये ऑर्बिटल है ये प्लेन के अंदर होगा और ये प्लेन के बाहर है। जैसे कि हमने यहाँ देखा, ये हमारा हाइड्रोजन है बिलो द प्लेन में, और ये जो ब्रिज है ये प्लेन के बाहर है। तो ब्रिज हेड पोजीशन पर कार्बन है पॉसिबल है, कार्बोकैटायन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन का जो शेप होता है वो होता है प्लेनर। अगर मैं यहाँ से हाइड्राइड आयन निकाल दूँ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है स्मॉल रिंग पर। यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस रिंग में sp2 कार्बन हुआ। ये sp2 कार्बन होने का मतलब है कि सिस्टम पूरा प्लेनर, और ये प्लेन में रिंग आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस रिंग जो है अभी स्मॉल है, रिंग स्मॉल है, क्योंकि इसमें एवरी कार्बन जो sp3 है, इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। एवरी कार्बन पर जो लगे जो बॉन्ड है उनका प्रत्येक बॉन्ड का बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होंगे। तो इसका जबकि ये कार्बन जो प्लेनर है और इसका प्लेनर का हमें पता है sp2 हाइब्रिड है, तो इसका 120 होना चाहिए। sp2 का 120 होता है, तो इसलिए रिंग में जो स्ट्रेन आ जाता है, इसलिए ये स्टेबल नहीं होता। अगर मैं रिंग को थोड़ा बड़ा कर दूँ, मान लीजिए मैंने कार्बन बढ़ा दिया यहाँ, अब इस कार्बन पे कार्बोकैटायन पॉसिबल है, क्योंकि रिंग बड़ा हो गया, थोड़ा अपने आप को एक्सपेंशन कर लेगा, थोड़ा बहुत प्लेनरिटी ला सकता है। इसलिए ये थोड़ा, अगर रिंग का साइज बढ़ाने से, नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ाने से रिंग में थोड़ी प्लेनरिटी आ सकती है। कार्बोकैटायन हमारा पॉसिबल है, लेकिन बहुत बहुत ही रियर केसेस में। तो जितना रिंग छोटा होगा यहाँ पर कार्बोकैटायन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ देखो बहुत एक ही कार्बन है, रिंग बहुत स्मॉल है। और कार्बन आयन हमारा पॉसिबल है, क्योंकि वो उसका हाइब्रिडेशन होता है sp3। बात करते हैं कार्बन आयन को बनाते, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन स्टेबल कब होगा? अगर कोई मान लो किसी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बढ़ गई, उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो उस पर हम कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसा एटम लगाएंगे जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर सके। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, जैसे RCH2, और यहाँ कोई हमने लगा दिया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, जैसे हमारा CHO, COO,
और हो सकता है COR, और हो सकता है NO2, CN हो सकता है। ये सभी कैसे ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन पे ड्राइंग ग्रुप। अब कार्बन आयन जब हम बनाते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, उसके नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए हम ये ग्रुप अगर लगा दें तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसी को मैंने ये CH एक हाइड्रोजन को यहाँ लिया और यहाँ लगा दिया मैंने NO2, मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2। तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज, अगर इसकी रिएक्शन यहाँ से मैं प्रोटॉन को निकालूं, कोई गैस हो सकता है, NH2 हो सकता है, NH2 या KOH हो सकता है, NOH हो सकता है, एक्सेट्रा। इसका काम क्या होता है बेस का? इस सबसे मोर एसिडिक प्रोटॉन को निकालता है। ये मोर एसिडिक प्रोटॉन है क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आने के बाद वो नेगेटिव चार्ज नाइट्रो ग्रुप के साथ डीलोकलाइजेशन में आ जाएगा, जिससे ये सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। RCH और ये नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O। ठीक, अब हमने क्या लगाया है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। इसीलिए ये जो हाइड्रोजन था हमारा मोर एसिडिक था। जो एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो बहुत आसानी के साथ किसी बेस के, कोई बेस हम किसी बेस की प्रेजेंस में उसको निकाल सकते हैं। ये नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आके स्टेबल हो रहा है। स्टेबल किसकी वजह से? रिजोनेंस की वजह से, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रिजोनेंस में जा सकता है। जैसे RCH डबल बॉन्ड N और ये ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये दोनों ही ऑक्सीजन सिमिलर हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखा दिए हैं। ये नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन के साथ जा सकता है, वापस से नेगेटिव चार्ज आ जाए और फिर कार्बन पे ये भी हमारा कार्बन आयन है। कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन पे ड्राइंग ग्रुप, इसमें हम एल्डोल रिएक्शन भी, हमारी एक नैम रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन में हम कार्बन आयन की वजह से, उसमें भी कार्बन आयन बनता है इंटरमीडिएट हमारा एल्डोल रिएक्शन। इसमें क्या लेते हैं हम? एसिटल्डिहाइड की किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसमें दो एसिटल्डिहाइड के ग्रुप कंबाइंड होकर एक एल्डोल बनाते हैं। एल्डोल जिसे हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एक नैम रिएक्शन है, हेडिंग लगाई एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन CH3CHO, क्या हमारा एसिटल्डिहाइड, हमने कोई बेस नहीं लिया, हमने ले लिया NaOH। तो Na और OH दोनों पे सेपरेशन, OH पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और सोडियम पे आ जाएगा हमारा प्लस चार्ज। तो OH माइनस क्या करेगा? इसमें से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल, एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा। एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें हमने बेस डाल दिया। बेस क्या करता है? प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन हमारा एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है? ये CH3 वाला। अगर यहाँ से हम एक प्रोटॉन या CH2 और इसको हमने इस तरीके से लिख दिया तो ये OH माइनस क्या करेगा? यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनेट के साथ क्या है? डीलोकलाइजेशन में है, इसलिए स्टेबल है। तो CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बन है, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ डीलोकलाइजेशन में है, और इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? इस कार्बन का भी sp2, इसका भी sp2। एक बार हम इसको रिजोनेंस करा लेते हैं। CH
H2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक, अब ये निगेटिव चार्ज वापस से आए और हमारा दूसरे एसिटाल्डिहाइड ग्रुप पे एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बोनिल पर अटैक करे। कार्बोनिल क्यों? क्योंकि कार्बोनिल एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। जैसे CH3C डबल बॉन्ड H। दूसरा हमने एल्डिहाइड ग्रुप लिया, इस एल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफाइल सेंटर कौन सा है? कार्बोनिल, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा है। ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन से होता हुआ इस कार्बन, ये कार्बन इस वाले कार्बोनिल पर अटैक करेगा और वापस से ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज। मैं इस रिएक्शन को इधर लिखता हूँ, जैसे CH3 ये CH3 और इस ऑक्सीजन पे क्या हुआ निगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ, और इस कार्बन से कौन सा कार्बन ऐड हो गया ये CH2 और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये ऑक्सीजन पे आ गया, ऑक्सीजन ने बना लिया डबल बॉन्ड। ठीक, ये हमारा एक और इंटरमीडिएट बना। यहाँ से हम इसका वर्कअप करा दें तो ये ऑक्सीजन प्रोटॉन ले लेगा H2O वर्कअप, तो क्या बनेगा CH3COH और इसके बाद आ गया CH। इसको अगर हम फिर से हाइड्रोजन को ऊपर लिख दें C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा बन गया एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल। इसका नेम अगर हम करें तो अल्फा, ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल के नेक्स्ट कार्बन अल्फा बीटा, बीटा पे क्या लगा हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड इसका नाम हो सकता है। तो बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड, ये इसकी क्या है कीटोइनॉल फॉर्म। अगर हम यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालते हैं तो यह डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो जो कि वो भी स्टेबल कंपाउंड होगा। ये प्रोटॉन, यहाँ से हाइड्रोजन निकाले, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के जाए और ये OH बाहर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे बॉन्ड बना लेंगे, क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप होगा CH3C और यहाँ एक हाइड्रोजन है। ठीक, CH3CH यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड और फिर CH OH C डबल OH, ये हमारा बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये हमारा अल्फा कार्बन विद रेस्पेक्ट टू कार्बोनिल, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इसका नाम होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस रिएक्शन को वहीं रोकते हैं, कार्बन आयन को बाकी और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।